आए सर आए, इसके आगे लिख लें सबसे पहले केस स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज। अब तक सर मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है यहाँ सर। और हमने कहा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब सर आपको बताया इसका एक सवाल बड़ा कॉमन है, पूछो क्या सर? देखिए जिस कंपनी की नाम के आगे आ जाए ना लिमिटेड, उसका मतलब क्या होता है? उसकी लाइबिलिटीज क्या है? लिमिटेड है ना, चाहे प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक है ना। अब आईकैप एक सवाल देता है, अब हम अगली क्लास से पास पेपर शुरू हो जाएंगे, ठीक है सर, आप टेंशन ना लें, पास पेपर अगली क्लास से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें आईकैप एक सवाल देता है और बोलता है कि यार बताओ वो कौन खुशनसीब लोग हैं जिनका नाम के आगे तो लिमिटेड नहीं लगता लेकिन फिर भी उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब मैं बताऊंगा सर। सर देखें एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, ये बड़े गौर से सुनना। सर पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए, जैसे आप देखते हैं हमारे शहर में भी, कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह सबका पूरा फोकस होता है कि यार लोगों की खैर ख्वाही के लिए काम करें, और बहुत अच्छी बातें होना भी चाहिए, है ना सर। बट सर इस खैर ख्वाही की आड़ में ना 2 नंबर काम भी बहुत होते हैं। सही, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों मेरे पास कोयटा में एक ऑडिट आया, उन्होंने कहा आप हमारा ऑडिट करें। अच्छा, वो कहें जो फीस चाहिए दें, बस हमें रिपोर्ट दे दें, ये वो ना। मैंने यार जो कोयटा में मेरी एक खातून है जिनके साथ मेरी कोलैबोरेशन, उनको मैंने कहा यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप इसके खिलाफ मतलब कुछ रिसर्च करें इसके अगेंस्ट, कुछ तो गड़बड़ है। वो एक एनजीओ थी, कोयटा में ज़्यादातर एनजीओ हैं, हमारी फर्म में मैं कोयटा भी देख रहा होता हूँ माशाल्लाह। उसने रिसर्च की, उसने आके मुझे 2 बातें बताई। उसने कहा सर वो जो एनजीओ है ना, उसके साथ मसला ये है कि वो एनजीओ 2 काम कर रही है। पहला काम वो लोगों को कन्वर्ट कर रही है, मुसलमान से क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जा रही है, सही है। और दूसरा काम मुल्क के अगेंस्ट भी काम कर रही है, उसको फंडिंग बाहर मुल्क की एजेंसीज दे रही हैं, मशहूर ये। तो सर आप समझ रहे हैं एनजीओज इस किस्म के बहुत सारे काम करती हैं, सही है सर। तो कन्वर्जन, चलो वो कहते हैं आप अपनी प्रीचिंग कर लें, समझ में आप प्रीचिंग कर लें, वो आप अपने दीन की, लेकिन आप बाहर की एजेंसी से भी फंडिंग ले आएंगे। तो ये सारे काम जो है ना सर, आप समझें कि ये एनजीओज तो इसीलिए स्टैंड। अब ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, ये बेसिकली ये कंपनीज नहीं है, ये एनजीओज हैं, सही है, एनपीओज है, जो नहीं आपने एनपीओ की अकाउंटिंग पढ़ी नॉट फॉर प्रॉफिट एफआर 1 में। अब ये आ गया, ये वो है। तो आते हैं सर, इनकी जब रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, ये भी कंपनीज हैं, इनके आगे लिखा होता है कि कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 42। अब सुनिएगा क्या कह रहा है, कंडीशंस, इनको रजिस्ट्रेशन कब मिलती है सर? इनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, सब बच्चे बड़े गौर से। फॉर्म्ड फॉर यूजफुल सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब बड़े गौर से सुनना, जब हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके अंदर चीज़ें क्या आती हैं, सब बच्चे इधर देखें। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है अहमद, ये बनी हो किसके लिए? एजुकेशन के लिए, सही है। दूसरा स्पोर्ट्स, तीसरा रिलीजियस, चौथा हेल्थ, सही है। लेकिन ज़रूरी नहीं ये चारों इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन हमने कहा यूजुअली जब सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इन 4 में से कोई एक, या तो एजुकेशन, या तो स्पोर्ट्स, या तो रिलीजियस, या तो हेल्थ। अब बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना। सर एजुकेशन के लिए जो बनी है हमारे मुल्क में, उनके कुछ के नाम बताएं, बताऊं। दी सिटीजन्स फाउंडेशन, दी सिटीजन फाउंडेशन किसके लिए बनी हुई है?
एजुकेशन। सही है सर। आप देखते होंगे इनके बैनर्स लगे हुए, अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी गरीब इलाकों में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से एक रोशनी स्कूलिंग सिस्टम है, सही है, वो भी यही काम कर रहा है छोटे लेवल पे थोड़ा। स्पोर्ट्स के लिए कौन सी बनी है मुझे बताओ? नॉट फॉर प्रॉफिट स्पोर्ट्स। भूल गए नौजवानों, शर्म आनी चाहिए। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसी के तहत बनी हुई है। सही है सर। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है सर। रिलीजियस के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस के तौर पे देखो है कि हम रिलीजियस हैं? दावत इस्लामी। और सर दावत इस्लामी है, और रिलीजियस के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट। सही है सर। आलमगीर, ये सारी नहीं ये बहादुराबाद पे ही है। सही है सर। अब आते हैं हेल्थ। हेल्थ के लिए अब आपको ये जानकर अनफॉर्चुनेटली आगा खान, इंडस हॉस्पिटल, शौकत खानम। सही है सर। ये सारे के सारे किसके लिए बने हैं? हेल्थ के लिए। अब आते हैं सर, फिर आते हैं सर जेडीसी कहाँ चला गया? इतने लोग खाना खिला रहे हैं। सही है सर। इसी तरीके से सैलानी कहाँ चला गया? इसी तरीके से एडी भाई कहाँ चले गए? सही है सर। वो सब भी इसी में कवर। अब हमें ये नहीं पता, ये तो हमें पता है कि इन्होंने किसके तौर पर जैसे अपना रजिस्टर करवाया। हो सकता है उन्होंने अपने आपको स्पोर्ट उसमें कराया हुआ हो, हेल्थ में, किसी और में। सही है सर। खाना खिलाने में, लेकिन वो ये सब इस पे तहत होती है। सही है सर। तो समझ में आया सर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके अलावा किसी और पर्पस के लिए। और सर इनकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको बड़ी क्यों बन रहे हो क्या, और सर हालत टाइट हो जाती है। तो मैं एक वाकया भी सुना दूं हमारी साइंस सरकार का। रोशनी, जैसे मैं बोला जैसे एजुकेशन के लिए बनी है सिटीजन फाउंडेशन, ऐसे ही बनी हुई है एक रोशनी स्कूलिंग सिस्टम, और ये आपका एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा, इनका पास मसला ये है कि इनके पास जो जगह है ना वो 120 गज की है, और गवर्नमेंट का एक लाइसेंस मिलता है जो मिलता है 200 गज पे। तो ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सब कुछ वेरीफाई कराते हैं। इनके जो ऑनर है ना, ऑनर के लिए आज के जो एक ट्रस्टी हैं रोशनी पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम के बेसिकली, तो यार वो कहते हैं हम 120 गज वाले हैं, गवर्नमेंट कहती है अगर आप 200 गज के हैं तो हम आपको ये बेनिफिट देते हैं ना, तो हम उस बेनिफिट में फॉल तो नहीं करते, सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते। तो इसके लिए आपको पता है सिंध हुकूमत को क्या करना पड़ता है? पैसा। बोला हम रिश्वत खिला के वो बेनिफिट भी ले लेते हैं, हालांकि हैं किसके लिए? आवाम की भला के लिए। मतलब क्या करें यार। उन्होंने कहा कि यार हुआ सीन कुछ यूँ कि हमें जो है ना उसका हर साल वो बेनिफिट लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। एक दिन मैंने बोला यार नेक काम कर रहा हूँ मैंने कहा यार हराम रिश्वत नहीं दूंगा। तो बोला यार मेरी जान पहचान अच्छी दोस्ती निकल आई। किससे? सिंध हुकूमत में एक मशहूर खातून है, उनको अद्दी के नाम से जानते हैं। उनके हस्बैंड, सही है, उनके मतलब सिंध हुकूमत की एक महारानी है, उनके हस्बैंड से मेरी जान पहचान निकला। उसके पास मैं गया, दोस्ती थी। मैंने कहा यार कैसा है ये वो सब बात की। मैंने कहा देख यार ये मैं दीनी काम कर रहा हूँ, सही है, रोशनी पब्लिक स्कूल सिस्टम में चला रहे, दीनी काम कर रहे हैं, लेकिन है ना इसमें ये चीज़ हम क्राइटेरिया मीट नहीं करते तो हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता। हम ये बेनिफिट लेना चाहते हैं बट इसके लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती है। बोला 10 में से 9 बातें हम मीट करते हैं, क्राइटेरिया मीट नहीं करते भाई। तो 120 से 200 गज नहीं है, अब हमारे पास तो नहीं है यार, क्या करें। बोला यार तो हमें बगैर रिश्वत के ये काम करा दे। अब उसने कहा देख यार रिश्वत के होते हैं SOPs, तू मुझसे पैसे ले ले लेकिन तुझे डिपार्टमेंट को तो रिश्वत देनी है, समझ रहे हो। उसने कहा रिश्वत के पैसे तेरे पास नहीं है ना। उस अद्दी के शौहर ने कहा तो मुझसे पैसे ले ले यार, लेकिन जिस डिपार्टमेंट से तुझे ये काम कराना है ना उसको जो तू हर साल रिश्वत देता है उसको ज़रूर रिश्वत दे। बोला क्योंकि अगर तुझे रिश्वत छोड़ देना कल कल को बात मशहूर होगी, 4-6 लोग और आ जाएंगे। बोला यार रिश्वत से ही तो कमाई होती है। अभी आपने देखा नहीं सोशल मीडिया पे चला था कि FBR वालों ने हुकूमत को लिख दिया कि यार गुजारा नहीं हो रहा, रिश्वत की इजाज़त दी जाए। सही, उसने कहा 1,10,000 तनख्वाह है हमारी, गुजारा। तो सर याद रखें इस मुल्क में ये होता है। बट खैर समझ गए सर कि किस लिए होते हैं।
इजाज़त फिर दे दी ना, रिश्वत मिल के इजाज़त दे कर इजाज़त मिलती थी, उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन जो है उन्होंने कहा नहीं दे के हम चाहते हैं बगैर रिश्वत के काम हो जाए। हाँ वो रिश्वत की, वो तो वैसे उन्होंने कहा देखो यार, अब उन्होंने कहा कल कल को फंसे ना तो इसलिए उन्होंने कहा इजाज़त ले लेते हैं। खैर वो एक अलग कहानी है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। FBI में बड़ा आदमी कमाता है, छोटा आदमी कमाता है, कम कमाता है। सही। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज नॉट अगेंस्ट लॉ। पाकिस्तान फिर कह रहा है इसकी कोई भी एक्टिविटीज लॉ के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो। अब सर जैसे आपको पता है ना सर, बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि कहते हैं बलोच लिबरेशन मूवमेंट्स, वो क्या है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, उसको नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है प्रोहिबिट्स, इसका मतलब क्या है, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर नहीं होते बेसिकली, इसके होते हैं मेंबर्स, इसके मेंबर्स को 1 रुपया नहीं जाएगा। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आपके शहर में ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, इनकी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। सर कितने लोगों ने इंटेलेक्ट स्कूल का नाम सुना है? इंटेलेक्ट स्कूल ऑनलाइन वालों तुम में से किसी ने सुना है? नहीं सुना। सर सर्च कीजिएगा इंटेलेक्ट स्कूल। बैतुस्सलाम का नाम सुना है? बैतुस्सलाम जो क्लिफ्टन में गिजरी में बहुत बड़ी मस्जिद है इलेक्ट्रिक के ऑफिस के पास, सर वहाँ पर जो ना उन्हीं के जो इमाम साहब हैं वो और जो KNS के ऑनर हैं सर खलील, उन दोनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, इसका नाम है इंटेलेक्ट स्कूल। ये है कोरंगी क्रॉसिंग पे और कम से कम इसके अंदर 2 से 2,500 हज़ार बच्चा पढ़ रहा है। ओ स्कूल मतलब प्रॉपर OA लेवल्स की स्कूल है और सर उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन और बड़ी नॉमिनल फ़ी मतलब O लेवल्स के मुकाबले में। O लेवल्स में जब आपकी बाकी स्कूल जो है बीकन सिटी वगैरह, ये सर जहाँ फीस ले रही है 25-30 हज़ार, वो 10,000 रुपये में पढ़ा रहे हैं। सही है सर। इसके बावजूद भी उनके अकाउंट्स मेरे हाथ लगे, उसके अंदर 300 मिलियन रुपए पड़े हुए थे प्रॉफिट के, रिटेन अर्निंग के। कितने? तो मैंने हाँ इंटेलेक्ट स्कूल से ही कमा के चल रही है 20-25 साल से, और बहुत अच्छी स्कूल है, कभी आप लोग देखेंगे ना। मैंने पूछा कि यार ये 300 मिलियन पड़े हुए हैं, सही है सर, इसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट या कुछ, बोला यार ये बेसिकली हम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो हम मेंबर्स के दरमियान इसका जो प्रॉफिट होगा वो जमा होता रहेगा, इसको हम मुआशरे में खर्च कर सकते हैं। अब उन्होंने उसमें बैतुस्सलाम को इजिस कराना शुरू कर दिए, तुर्की में ज़ल्ज़ला आया वहाँ पे डोनेशन दे दी, सही है सर, बट वो उसको आपस में बांट, हालांकि 300 मिलियन पड़े हुए थे सर। कितने? 300 मिलियन, 30 करोड़ रुपए बांटेंगे नहीं, आ जाए। फिर कह रहे हैं अप्लाइज प्रॉफिट इन प्रोमोटिंग, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना इसकी प्रमोशन पे आप अपना प्रॉफिट अप्लाई करोगे। इंटेलेक्ट स्कूल को कहा कि तुम एजुकेशन को फैलाने में क्या करो, प्रॉफिट अप्लाई करो। अब सुनना, PCB के साथ भी एक दफा केस हो गया था। PCB एक दफा थे कुछ पैसे वैसे इनके पास, वैसे तो गरीब ही चलता है लेकिन आ गए, पुरानी बात है, तो इन्होंने जज्बात में बोला PCB जो है ना पैसे दे रहा है हॉकी फेडरेशन को। SSCB ने पकड़ लिया, बोला इधर आओ, तुम हो एसोसिएशन नॉट फॉर, तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कहा था कि तुम अपना प्रॉफिट किस में अप्लाई करोगे, अपने ऑब्जेक्ट में। तुम्हारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट की फरोख्त, तुम क्यों हॉकी में पीछे लगे हुए? सही है सर। तो ये एक रजिस्ट्रेशन देते हैं कि हम क्या करेंगे, इसी में अप्लाई करेंगे, हम अपना प्रॉफिट कहीं और नहीं देंगे। सही है सर। अब इसका सवाल है ज़ल्ज़ले वाले को कैसे दे दी उन्होंने ना, वो पता नहीं चला SSCP को। सही है सर, वरना पता चल जाए, PCB तो बड़ी चीज़ है ना सर, तो होता है। फिर आते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एज पर, मेमोरेंडम पता है सर एक्सटर्नल, वो आपका स्पेसिफाइड, अब तो खैर सबके लिए ऐसा हो चुका है, स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। फिर कह रहे हैं एडिशनल कंडीशंस बाय कमीशन, चाहे तो कह सकता है यार देख इसके अलावा भी कुछ और हम लगा सकते हैं। सही है सर, क्लियर है। अब सर इसका ये किसके अंदर आता है आपके पास, थ्योरी में, है ना सर। तो अब इसका निमोनिक आप चाहें तो बना सकते हैं माँ पास। किसके पास? मैं ऐसे ही निमोनिक से याद करता था, मैंने M फॉर माँ, अप्लाइज प्रॉफिट, एडिशनल कंडीशंस, ये माँ निकाल लिया मैंने। सही है सर। P
एस के एक्टिविटीज और सोशल ऑब्जेक्ट्स, यहां से मैंने माँ पास किया तो ये आपको याद रह जाए। सही है सर। इसका प्रिविलेज क्या होता है? देखिए सर, ये कंडीशंस हैं, आपको जाके पहले एसईसीपी को ये बातें बतानी पड़ेंगी कि देखो भाई, हम सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बने हुए हैं, हमारी एक्टिविटीज अगेंस्ट लॉ या पाकिस्तान के नहीं है, हम डिविडेंड वादा करते नहीं बांटेंगे, हम प्रॉफिट किस में लगाएंगे? अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। मेमोरेंडम जो आपने फॉर्मेट किया है उसके हिसाब से बनाएंगे और एडिशनल कंडीशन जो होगी वो फुल करेंगे, तो इसके बाद इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। आम कंपनी को इतनी मुश्किल से नहीं मिलता। इनकी कंडीशंस क्या हैं? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सर? नॉट फॉर प्रॉफिट है, दूसरा इसमें 2 नंबरी का खतरा बहुत, और हमने कहा सर इनको प्रिविलेजेस भी हैं। क्या है? बेनिफिट भी हैं। क्या बेनिफिट है? इसके ऊपर केस स्टडी बनता है, लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट वर्ड्स लिमिटेड और गारंटी लिमिटेड। क्लियर है सर? पास किस तरह से हुई? माँ पास prohibits dividend, activities not against law, social objects। सोशल का एस ले लिया हमने। सही है सर, क्लियर है? अब हमने कहा सर देखें, जैसे इन बेचारों को लाइसेंस मिलता है ना, तो इसी तरीके से लाइसेंस इनका क्या हो जाता है? रिवोक भी हो जाता है। अब सर रिवोक कैसे होता है? कोई भी कंडीशन कंप्लाई, कंडीशंस नॉट, पता चला मेंबर्स ने कहा इंटेलेक्ट स्कूल के कि 300 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, मतलब अब तक पड़े हुए, चलो भाई कैश भी पड़ा हुआ है, आपस में बांटना शुरू कर देते हैं। एसएससीबी को पता चलेगा, ऐसे चलो भाई वापस आओ, लाइसेंस तुम्हारा क्या हो गया? अगेंस्ट। सर बनी तो सही थी, जैसे मैंने आपको बताया कोयटा की बनी तो सही थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करने। और मैं आपको एक बात बताऊं सर, ये बात सुनिएगा, आप लोग, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मासूम और अच्छे बच्चे होते हैं, अभी आप लोग दुनिया में नहीं गए। मैं एक दफ़ा मेक इलेक्ट्रिक में जॉब करता था, तो वहाँ पर सिर्फ सिंपल सी ज़्यादा पूरा दिन जाके बातें करता था, आ जाता था। सही, 12 बजे जाता था, 15 मिनट का काम, 6 बजे तक बातें ही बातें। सही है, लंच में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो सर एक डायरेक्टर साहब थे ना, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो गई, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे। अच्छा, वो थे बलूचिस्तान के। एक दिन मैं उनके रूम में बैठा हुआ था, मतलब रोज, एक दिन क्या रोज़ ही बैठते थे उनके रूम में, सलाम, मैं और वो बैठ के गप्पे लगाने, कभी पॉलिटिक्स पे, कभी क्रिकेट पे, ये वो मैच चल रहा है तो मैच देख रहे हैं, ना मेरे पास काम ना उनके पास काम। सही है। तो हुआ ये कि एक दिन ना, वो जब जाहिर सी बात है फ्री ज़्यादा हो गए, हम दोस्ती ज़्यादा हो गए, तो ये बोलते हैं यार देख मेरा बैग है, इसमें हाथ डाल, देख क्या निकलता है। मैंने चेक किया तो गन निकली, गन निकली। बोलते ये तुम्हारी सिक्योरिटी? अच्छा, मैं उस टाइम पे कंप्लायंस डिपार्टमेंट में था, कंप्लायंस एंड इंटरनल ऑडिट। बोला ये तुम्हारी सिक्योरिटी इंटरनल ऑडिट वालों कि क्या हो रहा है? गन लेके मैं अंदर आ गया, किसी को भी मार दूँ। मैंने सर सब कुछ हो रही है, आपके पास कर क्या रही है, आपको गन की क्या ज़रूरत पेश आई? बोलते छोड़। फिर बोलते तुझे एक बात बताऊँ, अभी आपको बता रहा हूँ डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक का। बोलता है यार मैं ना ताल्लुक ना बलूचिस्तान से। मैंने कहा जी सर मुझे पता है। और बोलता है यार मेरे इलाके से कोई पंजाबी गुजरे और ज़िंदा बच के निकल जाए, मेरे मुंह पे लानत है। अब आप सोच रहे हैं वो बंदा जो इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर है, 10-11 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है, क्या कह रहा है? मेरे इलाके से कोई पंजाबी गुजरे और ज़िंदा बच के निकल जाए, मेरे मुँह पे। मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोलते हैं अभी तुम लोग क्या पता कराची वालों को। बोलते कि जो है वो बोलते हैं कि भाई अपना जो है हमारे बलूचिस्तान को इस पंजाबी ने लूट लिया पूरा। बेसिकली उनकी नफरत पंजाबियों से नहीं थी, उनकी फौज से थी। अब आप समझ रहे हैं सर? तो इस तरीके से इन्होंने स्टीरियोटाइप किया, और भाई वो उस दिन के बाद से मैं उनके पास तो हमें लगता है मतलब गया है, सलाम दो आप, वैसे क्या सलाम दो कि मैं थोड़ा जाना कम, पहले जाता था ना हफ्ते में 5 दिन बैठा होता था, फिर ऐसे ऐसे 3 दिन किया, फिर 2 दिन किया। सही है सर। तो वो अभी मैंने के इलेक्ट्रिक छोड़ दिया उन्होंने। तो सर मैं आपको बता रहा हूँ ये, और ऐसी एनजीओ काम कर रही हैं तो इनके ऊपर है ना अक्सर इनके लाइसेंस क्या होते रहते हैं, रिवो कर क्या रहे हो। क्योंकि सर मैंने कहा ना, अच्छा बलूचिस्तान में वाकई में ज्यादती भी हुई है सर, अगर आप गौर ज्यादती हुई है, पर उसके सुनकर नफरत इतनी है ना कि वो अब इस लेवल पे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी काम करेंगे। सही है सर। ये आपने देखा नहीं है, मैच होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का,
तो आपको कितने अफगानिस्तानी यहाँ पर काम करने वाले कितने खुश लगते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराता है। तो सर ये नफरत है लोगों के दरमियान। तो कोई भी कंडीशन कंप्लाई, पता चल गया कि आप अगेंस्ट किसी भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान में शराब का काम करने के लिए लाइसेंस लेना, बगैर लाइसेंस के एनजीओ ने शराब बांटना शुरू कर दी। बोला भाई क्रिश्चियन को बांट रहे हैं, हम नॉन मुस्लिम्स को बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है? बोला नहीं, लॉ के अगेंस्ट इस तरीके से बांटना क्या है, शराब खरीदनी है क्रिश्चियंस को भी हिंदूज को भी, तो वो भी क्या है, परचेज करके खरीदनी है, फ्री में बांटना इजाजत है। फिर अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। अब सर ये अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है? पब्लिक के खिलाफ, जैसे सर पब्लिक के जैसे रात को नाइट मैच खेल ले रमजान। नहीं ये अगेंस्ट पब्लिक है सर। एक आदमी कह रहा है कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के रातों में रमजानों में नाइट मैच खेल रही है अगेंस्ट, इसके खिलाफ नहीं सर। ये आपने कहा, एनजीओ ने कहा, पीसीबी ने कहा हम पूरे पाकिस्तान की गलियों में लाइटें लगाएंगे, लोग करें, एससीबी ने नोटिस दे दिया अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं सर, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट जिसपे आम आवाम का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा हो। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कंपनीज आ जाती हैं, उनका कोई अपना धंधा वंधा नहीं पता होता। जैसे आजकल आपको पता होगा एक चीज़ होती है नेटवर्क मार्केटिंग। पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ सर। नेटवर्क मार्केटिंग होती है कि मैंने ये एक मोबाइल, बेकार सा मोबाइल, बिल्कुल थका हुआ मोबाइल खरीदा किसी से 10,000 रुपये का, इसकी मार्केट वैल्यू थी 2,000। अब मैं आगे तुम चारों को बेच रहा हूँ, यार तुम चारों मुझे ये मोबाइल मुझसे खरीद लो, ऐसा एक मोबाइल। और तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें बेसिकली मोबाइल आगे किसी को बेचते रहना है। और असल में मोबाइल में दम नहीं होता, प्रोडक्ट में दम नहीं होता, बस लोगों को घेरना है, उनसे पैसे इकट्ठे करने और हर एक को कहना तुझे आगे तो किसी और को बेचेगा तो तुझे फ़ायदा होगा। मैंने मोबाइल अगर 10,000 का ख़रीदा था, 2,000 वाली 10,000 में ख़रीदी थी, अब तुम चारों को मैंने ऐसा एक मोबाइल दिलवा दिया, सही है? तो तुम चारों से कंपनी जिसने मुझे बेचा था ना 8,000 का प्रॉफिट कमाएगी और मुझे देगी 2,000 रुपये, हर एक के 2,000। तुम चारों आगे किसी और को बेचोगे ना तो तुम्हें भी 2,000 मिलेंगे और मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि तुम चारों को बेचा किसने था? सही है, तो मुझे भी उसमें सोचते 500 मिले। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये सारी चीज़ें भी पाकिस्तान में क्या है, मना है। पब्लिक इंटरेस्ट के अगर कोई एनजीओ ये काम शुरू कर देना कि हम तो लोगों का फायदा इस तरीके से करवाएंगे, लोगों को मत कह चल भाई क्या करो, डिड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है क्या होती है? बैलेंस शीट, पीएनएल। एक होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग है। आप यहाँ पे 2 वर्ड यूज कर सुनेंगे सर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? प्रॉपर लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू द अकाउंट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी। वो आपने एचसीसीपी के साथ फाइल नहीं की। साल का रिटर्न होता है, वो फाइल नहीं किया, कितने सालों तक? 200 साल। तो कंडीशन लाइसेंस क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मेंबर्स लेस देन। अब सुनिएगा सर, इसका मतलब क्या है? एओपी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 3। सर क्या ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है? क्या ये पब्लिक हो सकती है? सर ये ना प्राइवेट, इसका एक अलग ही चैप्टर होता है। सही है सर, एसोसिएशन नॉट फॉर, लेकिन इसके लिए मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 3 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सही है, ये एओपी नहीं है, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, एएनएफपी। सही है सर। फिर आते हैं मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, नो पे प्रॉपर बुक्स, अगेंस्ट मेमोरेंडम। सही है, इसने कहा या तो मैनेजमेंट फ्रॉड का काम कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग। अब मैं आपको एक और हैरत की बात बताऊं, दबे अल्फाज में बोलूंगा। 2 इदारों को कोशिश करें ना आप डोनेशन दें, ना आपकी फैमिली में से कोई डोनेशन दे। इस वक्त वो हैं बहुत अच्छे इदारे, बट इस वक्त थोड़े से मिसगाइड हो चुके हैं मेरी नॉलेज के हिसाब से और प्रैक्टिकल। उनमें से एक है जिसका नाम ई से स्टार्ट होता है, आई पे ख़त्म होता है, और दूसरा है जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और आई पे ख़त्म होता है। ये दोनों इदारे सर इस वक्त हवाले का काम ज़ोरों शोर से करते हैं। हवाला पता है क्या होता है आपको? हवाला होता है एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की किस्म है, इल्लीगल वे में पैसे की रेल पिल। मतलब आपको फॉरेन करेंसी का काम करना है लेकिन हुकूमत के नॉलेज में लाए बगैर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अहमद बैठा है अमेरिका में, अहमद को अमेरिका में मुझे पाकिस्तान से भेजने हैं $50,000। अब बैंक के थ्रू बेचूंगा, हुकूमत के थ्रू बेचूंगा,
सही है। या अहमद से मुझे $50,000 सपोज करो मंगवाने, अब यहाँ पे $50,000 मुझे क्या करने हैं सर, मंगवाने हैं अहमद से पाकिस्तान में। अब अहमद को बोलूँगा तो बैंक के थ्रू बेच, तो बैंक का रेट थोड़ा सा कम होता है और मुझे कभी भी डॉलर मिलेंगे नहीं, मुझे क्या मिलेगा, पाकिस्तानी रुपये। अब होगा ये कि अगर मैं नॉर्मल उसके मंगवाऊँ तो सर 290 रुपये का फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट चल रहा है, सही है, और बैंक का रेट है 275 रुपये, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब सैलानी और एधी इन दोनों के नाम दे रहा हूँ, लेकिन इनको आप लोग जो है कहीं कोट नहीं कीजिएगा, लेकिन सर ये मैंने देखा है मार्केट में। अब इनका सीन क्या हो रहा है, इनके नाम के अकाउंट्स खुले हुए, जाहिर सी बात है इनके थ्रू। अब सर होता ये है बेसिकली कि ये लोग कहते हैं कि आपको पैसे मंगवाने हैं ना अमेरिका से, बैंक के थ्रू मंगवाओगे तो 275 रुपये मिलेंगे आपको $1 के बदले में, हमारे थ्रू मंगाओ, हमारा बंदा बैठा हुआ है अमेरिका में। आप अहमद को बोलो, मैं अहमद को बोलूँगा यार अहमद तो फलाने बंदे को जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का है, इसको जाकर क्या कर दे, इतने पैसे दे दे, $50,000 दे दे, और यहाँ से उनके ऑफिस जाऊँगा मैं और वो मुझे $50,000 के 290 के हिसाब से नहीं तो 285 के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। अब इसमें फ़ायदा किसका है, मेरा, और दूसरा उनका क्यों फ़ायदा है, उनको वहाँ पर डॉलर मिल गए, सही है, और मेरा क्यों फ़ायदा है, मुझे अगर मैं बैंक के थ्रू लाता तो कितने मिलते, उनका फ़ायदा है कि उनको मार्केट से डॉलर पड़ते 290 के खरीदते, तो क्योंकि ब्लैक मार्केट में एक्चुअल रेट कितना चल रहा है, तो उनको 5 रुपये सस्ता डॉलर मिला, मुझे 10 रुपये अच्छा रेट मिल गया डॉलर का। हम दोनों का फ़ायदा है, नुकसान पाकिस्तान का है। वो डॉलर जो $50,000 पाकिस्तान में आना चाहिए था, सही है, हुकूमत को मिलते $50,000, वो हुकूमत को $50,000 नहीं मिले और हमने यूं ही सेटलमेंट कर ली, डॉलर कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। अहमद ने जाके अमेरिका में पेमेंट कर दी, मैंने जाकर कराची से उनके ऑफिस से पैसे कलेक्ट कर लिए। इसको कहते हैं हवाले का काम। ये काम पाकिस्तान में क्या है सर, इल्लीगल है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और सिर्फ ये एक दो नहीं सर, छोटी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें काम ही ये हो रहा है। सारा काम क्या हो रहा है सर, कहने को वो ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आती है, पीछे वो काम ही ये करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोगों को क्या बोलते हैं, शक। पक्की बात है सर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सर ये मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, मनी, नो प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं किए, अगेंस्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल काम कर रहे। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, 1 साल तक खामोशी। आलमगीर वाले 1 साल तक खामोश होकर बैठ गए, कोई काम नहीं किया। जेडीसी वाले गायब हो गए 1 साल तक, तो ऑटोमेटिकली लाइसेंस क्या हो जाएगा, हुकूमत कहती है भाई तुम बड़े किसके लिए हो, तुम बने हो आवाम की फलाह और बहबूद के लिए, तुम 1 साल तक फारिग बैठे हो तो क्या मतलब है, ये नहीं करना काम तो चलो खत्म, टाटा। और आखिरी लाइन क्या है, इसका मतलब क्या है, इनकी बराबरी के साथ, इनके अलावा भी कोई भी रीजन जो समझ में आएगा ना एससीसीपी को कि हाँ यार ये जस्टिस है कि इनका लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए, तो रिवोक हो जाएगा। इनके अलावा कोई भी रीजन हो सकता है, ये तो सारे हैं ही हैं। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब क्या है, एनी अदर रीजन, चाहो तो लिख लो एनी अदर रीजन। और सर इसमें क्या लिखा है, इन सब में लाइसेंस को रिवोक करने से पहले क्या होगा, नोटिस प्लस हियरिंग बाय कमीशन। कमीशन ऐसा नहीं कि चल भाई तेरे को खत्म, टाटा बाय बाय, अपॉर्चुनिटी देगा, नोटिस मिलेगा कि आपका लाइसेंस रिवोक करने हैं भाई, आप आओ और एक्सप्लेन करो कि क्यों रिवोक ना करें। उनके पास क्या होगा सर, क्या होगा सर, उनके पास सारे सबूत होंगे। अब सर ये आते हैं अफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। ये बहुत, लाइसेंस रिवोक होगा ना तो उसके अफेक्ट्स क्या हैं, इमीडिएटली आपको ऑपरेशंस क्या कर देने, खत्म, टाटा बाय बाय, एक्सेप्ट। सर रिकवरी कर सकते हो, अगर किसी से आपको पैसे लेने हैं तो वो आप रिकवरी का काम कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल जेडीसी का अगर लाइसेंस हो जाता है रिवोक, अब जेडीसी कोई ऑपरेशन नहीं करे, कोई अफ्तारी, कोई शेयरिंग नहीं करा सकता। हाँ अगर किसी को पैसे एडवांस में दे देते किचन वाले को, इसको उसको, तो उनसे क्या कर सकता है, रिकवरी। स्टॉप डोनेशंस रिसीव नहीं कर ली तो फिर फंसोगे। ट्रांसफर नेट एसेट्स टू अनदर कंपनी विद इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं
कि जेडीसी का लाइसेंस हो रहा है रिवोक। क्या हो रहा है सर? अब जेडीसी को हुकूमत कहेगी जेडीसी इधर आओ, तुमने तो भाई देखो गलती कर दी, तुम्हारा लाइसेंस हम क्या करना है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। हाँ भाई पड़े हुए हैं। कितने के पड़े हुए हैं? बोला यार एसेट्स होंगे 500 मिलियन के, लाइबिलिटीज होंगी तो 400 मिलियन के हो गए। जेडीसी को हुक्म दिया जाएगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन को 90 दिन के अंदर क्या करो, अपने एसेट ट्रांसफर। बेच नहीं सकते, बेचोगे किसी और को ट्रांसफर करना है। सर ऐसा क्यों? बोला देखो बेच क्यों नहीं सकते? बोला बेचोगे तो मेंबर्स का फायदा हो जाएगा ना, मेंबर्स को तो मिलना ही नहीं है, वरना तो सर लोग यही करेंगे थोड़े टाइम में बंद हुआ, चलो भाई जितनी डोनेशन जमा की थी 1 डेढ़ 2 साल में, हमने कहा जफर अब्बास भाई लेकर खत्म, टाटा बाय बाय। बोला ये नहीं करोगे, आपस में भी नहीं बांटोगे, वरना क्या होता है कंपनी वाइंडिंग अप होती है ना, हम पढ़ेंगे मेंबर्स में बढ़ जाती हैं चीज़ें जो बचती हैं, यहाँ पर वो नहीं है। किसी और को 90 दिन के अंदर क्या करना है? जेडीसी को कहा कि यार तुम किसी और को, बैतुल सलाम को कर दो, वैदतुल मुस्लिमीन को कर दो, किसी और को अपने सारे के सारे क्या कर दो, जो भी नेट एसेट्स थे 90 दिन के अंदर क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है, अनदर कंपनी, मतलब वही क्या होनी चाहिए। फिर कह रहा है रिपोर्ट टू विद इन 15 डेज ऑफ ट्रांसफर होने के 15 दिन के अंदर एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, जो कि हर कंपनी का डिटेल उसको बता दो कि भाई देख मैंने अपनी सारी चीज़ें किसको दे दी हैं। सही है उसको। अच्छा ये लिख लें भी यहाँ पे कि इसके आगे ये नॉट फॉर प्रॉफिट टू अनदर कंपनी जो है ना, कंपनी का मतलब भी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट, सिमिलर कंपनी होनी चाहिए। फिर कह रहा है रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ। देखो सबसे पहला काम ऑपरेशन स्टॉप करोगे, रिवोक हुआ, डोनेशन स्टॉप, और 90 दिन के अंदर क्या कर दोगे, ट्रांसफर। फिर ट्रांसफर करने के 15 दिन बाद रजिस्ट्रार को बता दोगे, पूरी रिपोर्ट दोगे कि हाँ। अब जब रजिस्ट्रार बोल देगा ना, इसके बाद क्या होगा सर, वाइंडिंग अप प्रोसेस उसका स्टार्ट होगा। अगले 30 दिनों के अंदर पूरा हिसाब किताब होगा कि सारे तुमने रिटर्न जमा कर लिए, सब कुछ, सब चीज़ें क्लियर हैं। 30 दिनों के अंदर अंदर सारी स्टार्ट वाइंडिंग अप विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाई रजिस्ट्रार को देने के बाद 30 दिन के अंदर तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नाम सफाई हस्ती से मिट जाएगा। फिर कह रहे हैं मेंबर्स ऑफिसर नॉट टू होल्ड ऑफिस इन ट्रांसफरी कंपनी फॉर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जरा लिखेंगे, सब बच्चे इधर देख लेना। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं मशहूर जगहों का नाम, इसको बिल्कुल कोई वो नहीं समझेगा सर हम उनके अगेंस्ट अब इधर आ जाएं। जेडीसी है, सपोज करें इसका लाइसेंस किसी भी वजह से हो गया रिवोक। क्या हो गया सर? इसने कहा भाई मैं बैतुल सलाम को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने सारे एसेट्स, कितने के, 400 मिलियन के। और ये कहानी हुई 1 जनवरी 2024 को। कब हुई? 1 जनवरी। अब लॉ ने पाबंदी लगाई कि जेडीसी के जो मेंबर्स थे, सपोज करो उसका जो सबसे मशहूर मेंबर जो उसका नाम क्या है, जफ़र अब्बास। पाबंदी लगाई कि जफ़र अब्बास साहब आप जो है बैतुल सलाम के अंदर ना मेंबर बन सकते हो, ना कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी नहीं बन सकते। कब तक? अगले 5 सालों तक। तो इसका मतलब है जनवरी 24 से लेकर 24, 25, 26, 27, 28, 31 दिसंबर 28 तक जफ़र अब्बास साहब जो है बैतुल सलाम में कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है सर, बताओ। सर पता चला ट्रांसफर किए, वहां पे उस कंपनी में लग गए और वहां पर उन 400 मिलियन में से बोला चलो भाई मुझे पैसे निकालो मेरे, तो बोला तुम जा वहां पर भी 5 साल तक नहीं जा सकते। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का सर मतलब समझ रहे हैं आप? जावेद आफरीदी, हाँ कुछ है वो, मुझे एग्जैक्टली पता है जेडीसी जे में क्या आता है। जफ़र अब्बास ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग कहानी है, कभी मुझे पता है क्या है, कभी जिंदगी में मौका मिलता है। फिर कह रहे हैं कमीशन में अपॉइंट। अब सर ये क्या चीज़ है? अगर कमीशन को लग रहा है ना कि यार जफ़र अब्बास भाई ने तो हाथ उठा दिया, बोला चल भाई जेडीसी बंद तो बंद, मैं तो कुछ नहीं देख रहा अभी,
तो एससीसीपी चाहे तो किसी एक बंदे को अपने स्टाफ को पकड़े, बोले यार तू जा और तेरी जिम्मेदारी है कि तू पूरा ये सारे जो ऊपर मामलात लिखे हैं ना, मेक श्योर कर के ये सब चीज़ें पूरी हों, ऑपरेशंस बंद हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं। तो उस जो बंदा ये सब काम देखेगा जेडीसी का, उसको हम क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा सर, वो सारे के सारे मामलात खुद संभालेगा। तो सर ये बात आप समझे। अगर मैं आपको कहूँ ना कि सर चैप्टर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, तो वो क्या है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या हम यहाँ तक क्लियर है सर? पक्की बात है? तो चलें सर फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। सब काम कर लिया आपने। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हर कंपनी का प्रोसीजर क्या होगा? ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा क्लियर है तो लिख दो सीसी। केस स्टडीज में आता है कि बताओ यार ये 4 बंदे मिले, उन्होंने कहा कि यार हमें एक कंपनी तो बनानी है लेकिन हम चाहते हैं वर्ल्ड लिमिटेड ना है, तो बताओ वो कंपनी कैसे बनाएंगे? तो उसका जवाब क्या होगा? प्रॉफिट बनाएंगे। मैं अभी कराऊंगा, सारे पास पेपर्स कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। हम आहिस्ते आहिस्ते, मैं चाह रहा हूँ ताकि पहले आपकी कॉन्सेप्ट बन जाए ना, ताकि फिर आपको एक साथ पास पेपर्स पहनाऊँ, फिर हम ड्राफ्टिंग करवाएंगे आपसे। अब आते हैं बस इसके आखिरी टॉपिक्स की तरफ हम आ रहे हैं। सर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले पता है सबसे पहला नाम क्या होता है? रिजर्वेशन ऑफ। आपको नाम क्या करवाना है? रिजर्व। अब आपको पता है ये रिजर्वेशन ऑफ नेम इतना आसान नहीं है। क्या मतलब सर, क्यों नहीं है? अब हमने कहा सर, हमने कहा जब ये रजिस्टर का नाम जो होता है ना, उसके ऊपर बड़ी शरारतें हैं। सर क्या मतलब? आपको एससीसीपी को 3 नाम बताने पड़ते हैं और इन 3 नामों में से एससीसीपी अब एवेल्युएट करता है किसका क्या मतलब है। ये हम पढ़ेंगे भी मेमोरेंडम में जब आएंगे ना, तो नेम क्लॉज में। अभी आपको सिर्फ मैं एक आइडिया देता हूँ कि सर एक कंपनी थी और एक बड़ा मशहूर केस है, खवातीन को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। एक टेक्सटाइल कंपनी का नाम है और ब्रांड भी है, उसका नाम क्या है? अल करम, है ना सर? अल करम टेक्सटाइल्स, है ना सर? इसके ब्रांड भी है। इसी तरीके से एक है गुल अहमद। अब सर ये दोनों का ब्रांड नेम है, इसको कहते हैं डिसेप्टिव मार्केटिंग। सही है सर? डिसेप्टिव मार्केटिंग क्या होती है? धोखा देना। हमने कहा एक बंदे ने, ये जेन्युइन केस, उसने एक कंपनी खोल दी अल कसम टेक्सटाइल्स। सही है? लोगों वो सब मिलता जुलता बनाया। बोला यार क्योंकि जो खवातीन जो है ना, उनको दुकानदार भी बेचते हैं, कह रहे एक ही चीज़ है, इन्हीं का ब्रांड है अल कसम करम, थोड़ा सा ये हो गया नाम वाम में। सही है? ये कंपनी रजिस्टर्ड होने के लिए आई थी और इत्तेफाक से रजिस्टर्ड हो भी गई थी। बाद में अल करम वालों ने केस किया, बोला ये क्या है भाई, ये तो हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सही है सर? अल करम की जगह क्या? अल। तो इसके बाद एससीसीपी ने क्या किया? इनका नाम चेंज करवाया। इसी तरीके से सर बाज़ मरतबा एससीसीपी इजाज़त दे देती है, बाद में कंपनी कहती है तो हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं भाई। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको। पिज़्ज़ा फ्राइज़ का नाम सुना है? खाएं कभी पिज़्ज़ा फ्राइज़? पिज़्ज़ा फ्राइज़ ऑनलाइन वाले बच्चों आपने कभी खाए हैं? देखो यार थ्योरी में ना थोड़ा इंटरेक्टिव रहा करो। नहीं, पिज़्ज़ा फ्राइज़। सर आपको पता है कराची के अंदर पिज़्ज़ा फ्राइज़ मशहूर कैसे हुए? बनाए सबसे पहले ना एक रेस्टोरेंट का नाम है बिग बैश, उसने बनाए। मशहूर हुए धोराजी के अंदर एक दुकान है, उसका नाम है बाइट्स फॉर डिलाइट्स। बाइट्स फॉर, उसके आजकल चिपोटले फ्राइज भी बहुत चलते हैं। सही है सर? अब बाइट्स फॉर डिलाइट्स वाले जो है ना, उन्होंने बेचारों ने ये काम खोला और उनका काम खूब चला। पिज़्ज़ा, अबे भाई ऐसा रास्ता मुझे खुद याद है, कब हमने भी सुना यार बहुत मशहूर है, तो हम भी चले गए। 1 घंटे लाइन में लेने के बाद मुझे फ्राइज़ मिले थे। सही है? और उस बंदे ने इतने से ठेले से कोई पिछले 4-5 सालों में पूरी बिल्डिंग खरीद ली, ऊपर वाली 3 मंजिला इमारत है। सही है सर? एक उससे तो खैर, अब उस बंदे से जो है ना, बाइट्स फॉर डिलाइट नाम था। एक दिन ऐसे नाम आया कि अब हम अपना हमारा नाम बाइट्स फॉर लाइफ है। तो हमने पूछा क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उस पर उसने कहा कि यार सीन ये हुआ है
कि हमारा बाइट्स फॉर डिलाइट जो था ना, हमें नहीं पता था, हम तो उस बंदे से दुकानदार बोला, हम तो जाहिल लोग थे, हमें कुछ नहीं पता था। तो बोला यार ये नाम किसी ने पकड़ा और गुलशन में और इधर उधर सब जगह अपनी 2-3 ब्रांचेस खोल दी, ये कहते हुए कि हम उसी की क्या है ब्रांच। एक बड़ी मशहूर बिरयानी है खारादर की, अल रहमान बिरयानी, उसकी पूरे शहर में ब्रांचें क्या हो गई हैं, खुल गई हैं। नसीब बिरयानी आपको, आप जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ पे आपको सवात में भी मिलेगी, कराची की मशहूर नसीब बिरयानी। नसीब भाई को नहीं पता कि उनकी बिरयानी वहाँ है। तो सर बेसिकली ये नाम जो है ना, डिसेप्टिव मार्केटिंग इसको कहते हैं। सही है सर। तो अब क्या हुआ सर, तो बाइट्स फॉर लाइफ वाले ने भी नाम चेंज किया, उसका ट्रेडमार्क करवाया, उसको सब चीज़ें करवाई। सही है। तो इसी तरीके से कसम वाले काम शुरू करते हैं। अब गुल अहमद है, कल लाखों अब्दुल्ला का दिल चाहे कंपनी शुरू कर दे चुल अहमद। सही है। तो ये सारी सर चीज़ें किस में आएंगी, डिसेप्टिव। तो इसने कहा नाम रिजर्व करवाने के लिए पहले आपको अप्लाई करना करता है। एसएससीबी कहता है कि बेटा 3 नाम दे, उन 3 नामों में से एक का मतलब, अभी एक क्लाइंट के लिए मुझे नाम रजिस्टर कराना था, उस क्लाइंट का नाम आ रहा था सिंडिकेट। एसएससीबी अड़ गया, सिंडिकेट क्यों डाला है नाम में। ओ भाई वो कह रहा है मैं मिनरल्स का काम करूंगा, सिंडिकेट मतलब डिफरेंट का, पूरी जस्टिफिकेशन दी। अभी हमारे एक स्टूडेंट ने एक कंपनी मुझसे रजिस्टर करवाई ऑनलाइन एजुकेशन की, तो उसके नाम में जो था ना कि ऑनलाइन एसएससीबी ने कहा तुम्हारा नाम बड़ा जेनरिक है, तो ये रिजर्वेशन ऑफ नेम जो आपको लग रहा है ना सर, ये ठीक ठाक, तो क्या नाम है? उसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रोजेक्ट करा है। तो हमने उसको बड़ी जस्टिफिकेशन दी कि भाई ऑनलाइन में मतलब इनका ये, फिर हमने ऑनलाइन में स्पेलिंग में थोड़ा सा गेम वाला लाइन किया। सही है। तो एल के साथ मेरे ख्याल में INEE कुछ कर दिया। तो आप समझ रहे हैं सर। तो ये नाम रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद 90 दिन तक आपके पास हक होता है कि इस नाम के ऊपर कंपनी पूरी कर ले, बना दे। अभी सिर्फ तुम्हारा नाम रिजर्व हुआ है। सही है। गलती हो गई ना, उनको पता नहीं चला। फिर बाद में अलकरम वालों ने केस किया अलकसम पे और एसएससीबी को बुलाया, तुमने कंपनी कैसे बना दी। फिर एसएससीबी ने अलकसम वालों को कहा यार हमसे गलती हो गई, तुम्हें हमने गलती से इजाज़त दे दी, अब तुम अपना नाम चेंज करो। नाम चेंज नहीं कर सकते तो कंपनी चेंज करो, नहीं तो हम खुद चेंज कर देंगे। सही है। और वहाँ वो खुद चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं 90 दिन तक आपको क्या करना है सर, सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाना है, बोला रजिस्ट्रार भैया 90 दिन के अंदर हमें ये नाम आप कर दो। अब खैर ये थोड़ा पुराना लॉ में चेंज नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा चेंज हो गई ये चीज़ें। और पहले जब रजिस्ट्रार नाम रिजर्व नहीं करता था ना, कहता था ना नाम नहीं दे रहा तुम्हें ये, फिर आप कमीशन को क्या करते थे, अपील करते थे कि यार हमें ये नाम चाहिए, अलकसम रजिस्ट्रार नहीं दे रहा, कमीशन तुम हमें ये नाम इशू कर दो। अब क्या हो गया, अब चीज़ें बड़ी डिजिटल हो गई हैं। एक साथ ही क्या होता है सर, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्रार भैया का काम खत्म हो गया, अब डायरेक्ट कमीशन आपको इजाज़त देती है। सही है सर। लेकिन लॉ में क्या है, पुराना है तो यही चलेगा, लेकिन याद रखिएगा पेपर में ये इसीलिए नहीं आता। वो लॉ जो कि अब ऑब्सोलीट हो जाए लेकिन लॉ में मौजूद है तो उसको पेपर में पूछा नहीं पूछा जाता। सही है सर। लेकिन ये याद रखिएगा जब भी आप नाम रजिस्टर करवाते हैं तो वो 90 दिन तक वैलिड होता है। 90 दिन तक कोई और नाम वो यूज नहीं, आपने अगर 90 दिन तक उस नाम पे कंपनी नहीं बनाई तो कोई और यूज कर लेगा। सर क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं, पक्की बात है। चलिए सर इसको हम थ्योरेटिकली खत्म करेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम इसके पास पेपर्स भी करेंगे। अगली 2 क्लासों में इंशाल्लाह ये पहला चैप्टर हमारा। अगर 90 दिन में उस नाम के ऊपर कंपनी नहीं बने तो वो नाम किसी और को भी दे सकती है एसएससीबी, फिर आपके पास 90 दिन तक का टाइम था, फिर आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर वापस चलें सर यहाँ तक क्लियर है। चलें सर अब आज की क्लास के इसी से जो है रिलेटेड जो है हम आ जाते हैं एक कॉन्सेप्ट पे जिसको हम कहते हैं स्टोरी टाइम में सरोगेटिव मार्केटिंग। तुम्हें पता है सरोगेटिव मार्केटिंग क्या होती है, या सरोगेट मार्केटिंग? सरोगेट मार्केटिंग होती है बेचना कुछ और, दिखाना कुछ और। सर ये हमारे मुल्क में कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, साफ सी बात है। और जाहिर सी बात है ना हमारे मुल्क में वो एजुकेशन है अनफॉर्चुनेटली। आप में से किसी ने अगर कभी इंडियन चैनल्स देखे हों, सही है, तो आप देखेंगे वहाँ पर शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन हो, इनके जितने भी बड़े बड़े सब क्या करते हैं सर, वो पान मसाले के ऐड में आते हैं। देखा है वो विमल, और सही है वो 2 ज़बान केसरी। मैं जब भी मैचेस होते हैं ना वो मैं हमेशा इंडियन चैनल पे मैच देखता हूँ। मैं बोला कम से कम यार कुछ एड्स तो अच्छे को देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ़ करे। सही है सर। तो सर अब आप सुनिएगा,
सर यूनिलीवर के क्या अच्छी न्यूज़ है? सब बेकार, पूरे यहाँ पे क्रिएटिव हो। तो सर होता क्या था, तो यार मेरे दिमाग में भी ये बात आती थी कि यार ये चल क्या रहा है, अजय देवगन पान मसाला बेचने क्यों आ रहे हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ी मैंने रिसर्च की, शाहरुख खान पान मसाले के ऐड में क्या करेगा यार। तो रिसर्च करने पे पता चला ये थी सरोगेट मार्केटिंग। सरोगेट मार्केटिंग ये होती है कि विमल वाले पान मसाला बेच रहे हैं, उसके साथ विमल वालों का गुटखा भी है। अब इंडिया के कानून के हिसाब से आप गुटखा की मार्केटिंग नहीं कर सकते, एडवर्टाइजिंग बेच ही नहीं सकते, सही है, लेकिन उनको तो बेचना है। तो उन्होंने कहा कि यार हम पान मसाला बोलेंगे विमल, पैकेजिंग गुटखे की और पान मसाले की सेम रखेंगे, ऐड पे आ रहा होगा पान मसाला, सही है, लेकिन उससे हम लोगों को मैसेज दे रहे होंगे किसका, गुटखे का। आपको याद होगा सरोगेट मार्केटिंग सर बहुत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में तंबाकू नोशी की मतलब सिगरेट की एडवर्टाइजिंग बनाए, सही है सर। अब वो उसकी सरोगेट मार्केटिंग कैसे करते हैं, मतलब मार्केटिंग किसी और चीज़ की, वो शो करते हैं कि एक बहुत बड़ा काउबॉय टाइप का बंदा है, एटीट्यूड वाला, सही है, शख्स जिसको खवातीन भी पसंद करती है, लड़के भी पसंद करते हैं, सब है। वो चिंगम खा रहा है, क्या कर रहा है, वो चिंगम खा रहा है, चिंगम का ऐड है, और उसके साथ उसके हाथ में एक बिल्कुल शेडो की सूरत में सिगरेट का डब्बा भी दिखा देते, ये सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए कि ऐसा माचो मैन भी सिगरेट। ये सारी मार्केटिंग क्या होती है सर, सरोगेट मार्केटिंग के प्रोडक्ट दिखाना, लीगली दिखाओ कुछ और, बेचो कुछ और। या इसकी एक और भी सिगरेट के ऊपर बढ़ाया था ना, कुछ भी नहीं करो, पता देखो भाई सिगरेट की मार्केटिंग हराम है ना, पीना हराम थोड़ी है, कोई इलीगल थोड़ी है। तो होता है सेलिब्रिटी को दिया कि यार सर ये आप सिगरेट पिए, आप रैंडम कहीं पिए, और हम आपकी एक रैंडम तस्वीर लेके वायरल कर देंगे कि हमने भाई फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को सिगरेट पीते हुए पेपर लिया। उससे होगा ये कि शाहरुख खान के फैंस बोलेंगे यार शाहरुख भाई सिगरेट पीते हैं, हम भी। तो सर ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर में होते हैं कि मार्केटिंग, याद सबसे बड़ा धंधा सर क्या है, मार्केटिंग, सही है सर। तो आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे इंशाल्लाह जुमेरात को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।